हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा ये इरोडोप सीरीज का 53rd लेक्चर है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 3। इस वीडियो में हम लोग इरोडोप की 3.12 टू 3.16 एंड देन 3.18 टू 3.23 इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक हम बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन भी यूज करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स में। ये आपने पढ़ा भी होगा। जैसे ये मान लो स्फीयर है, यहाँ पे क्यू चार्ज है मान लो, और ये मान लो एक सर्किल है। और ये एंगल सपोज करो थीटा है और ये एंगल भी थीटा है। तो ये वाला जो एरिया निकल के आता है, ये वाला एरिया, ये इंटीग्रेशन से जो एरिया निकल के आता है वो निकल के आता है 2πr², 1 माइनस कॉस थीटा। एक तो ये आ गया। दूसरी बात, अब अगर आप पूरे स्फीयर से देखोगे, आर यहाँ पे इसकी रेडियस है, हाँ ध्यान रखना। अब सपोज करो आप पूरे स्फीयर से अगर देखोगे तो जो फ्लक्स पास होगा वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। ये पूरे स्फीयर से होगा। उसके बाद ये जो आपको सर्किल दिख रहा होगा, इससे जो इलेक्ट्रिक लाइन से फ्लक्स जाएगा वो इस वाले पार्ट से जो इलेक्ट्रिक लाइन से फ्लक्स होगा वो इसके इक्वल होगा ना। जैसे आप देखो, ये मान लो इस सर्किल से मान लो फ्लक्स 5 1 पास होता और इस वाले से मान लो 5 2 पास होता, तो 5 1 और 5 2 इक्वल होते। क्यों? फ्लक्स या इलेक्ट्रिक लाइंस कुछ भी कह लो आप, 5 1 और 5 2 क्या होते, दोनों इक्वल होते। लेकिन 5 2 में मैं यूनिटरी मेथड लगा सकता था। पहले मैं 5 2 फाइंड कर लेता हूँ ना। 5 2 कितना होगा देखो, 4πr² एरिया से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स पास हुआ। इसका मतलब वन एरिया से कितना हुआ, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4πr²। तो S एरिया से कितना फ्लक्स पास हुआ, S से मल्टीप्लाई कर दोगे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4πr², और इनटू में S कर दे रहा हूं। S का मतलब हो गया 2πr², 1 माइनस कॉस थीटा। तो एक तरीके से ये आ गया Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। और मैंने आपसे कहा कि 5 1 और 5 2 दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब दिस इज इक्वल टू 5 1। तो इस रिजल्ट को मैं कई जगह पे यूज करूंगा, ये ध्यान रखना। ये मेरे ख्याल से आपने बुक्स में भी और क्लासेस में भी देखा होगा। तो ये वाले रिजल्ट पे बेस्ड भी आज 2 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ये ध्यान। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि 5 1 और 5 2 फ्लक्स इक्वल होंगे और हमें 5 1 निकालना होगा। एक्चुअल में हमें 5 1 निकालना होगा। और दूसरी बात मैंने आपसे कहा कि 5 2 को हम यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं ना। 5 2 को यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं कि 4πr² एरिया में Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स जा रहा है, तो फिर S एरिया में कितना फ्लक्स जाएगा ये कह लो। तो इसको हम यूज करेंगे।
अब चलते हैं, सबसे पहले ये है, देखो ये ना एक सर्किल है और इसकी रेडियस r है और यहां से एक इनफाइनेटली लॉन्ग लाइन चार्ज जा रहा है, ये इनफाइनेट तक जा रहा है और इसमें चार्ज पर यूनिट लेंथ ये तुम्हें लैम्डा दिया हुआ है। इससे तुम्हें फ्लक्स निकालना, फ्लक्स कितना होगा। अब आप क्या करो, यहां से x डिस्टेंस पे चले जाओ, देखो यहां से आप x डिस्टेंस पे चले गए और एक dx की स्ट्रिप ले ली। इसका मतलब इस पे जो चार्ज आया डी क्यू वो लैम्डा इंटू डी एक्स आ गया ना। और वही अगर मैं कंपेयर करूं, देखो ये है, मैंने आपको पिछली फिगर में, तुम्हें याद होगा, ये एक्स दिखाया था, क्या ये थीटा दिखाया था, ये हो गया, ये आर है। इसका मतलब ये जो आया ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हुआ। तो फिगर में तुम्हें दिख रहा होगा कि कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगी। और अगर मैं इतने छोटे चार्ज की वजह से छोटा सा फ्लक्स यूज करूं तो देखो छोटा सा फ्लक्स कितना होगा, उसी रिजल्ट को यूज कर रहा हूं, डी क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। आई थिंक समझ में आ गया होगा ना। अगर मैं छोटे से चार्ज की वजह से छोटा सा फ्लक्स और निकालूं और उस रिजल्ट को यूज करूं तो ये आ गया। अब कॉस थीटा की वैल्यू ये रख देना और डी क्यू की वैल्यू मैंने तुमसे कहा कि लैम्डा इंटू डी एक्स होगी, क्यों। अब अगर तुम्हें टोटल फ्लक्स निकालना है तो डी फाई को इंटीग्रेट कर देना और लिमिट्स हो जाएंगी x इक्वल टू 0 से लेके, सेंटर से था ध्यान रखना, x इक्वल टू इनफाइनाइट, ये लिमिट हो जाएंगी बस, यहाँ से आंसर। तो वो जो रिजल्ट मैंने दिया था उसको हम बार बार यूज करेंगे एक दो प्रॉब्लम्स में, उसका ध्यान रखना। अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल। अब अगेन वो ये देखो, ये सर्किल है, एक तरफ ये माइनस क्यू है और दूसरी तरफ ये प्लस क्यू है। तो आप देखो प्लस क्यू अवे फ्रॉम द चार्ज लाइंस देगा और माइनस क्यू टुवर्ड्स द चार्ज देगा लाइंस। इससे फ्लक्स निकालना है हमें, इससे हमें फ्लक्स निकालना कितना होगा। तो इसका मतलब टोटल फ्लक्स किसी एक का निकालो उसको डबल कर दोगे, बस हो गया। नहीं, किसी एक का फ्लक्स निकालो उसको डबल कर दोगे। तो एक बात बताओ, इस फिगर में अगर मैं फिर से देखूं, ये वाली जो साइड होगी ना, तो कुछ सेम वो लेना, ये थीटा है, ये भी थीटा है। तो यहां भी उसी की तरह तुम देखोगे, अगर कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी
वो L अपॉन अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होगी। और मैंने आपसे कहा कि एक चार्ज का फ्लक्स निकाल के उसको डबल कर देना, तो इसका मतलब फ्लक्स कितना हो जाएगा? फ्लक्स हो जाएगा 2 टाइम्स Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा का मतलब L अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। टू से टू कैंसिल हो गया, और इधर L स्क्वायर से डिवाइड कर दो। क्यों? L स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो फाइनली देखो फ्लक्स कितना निकल के आ रहा है बेटा। जो है फ्लक्स निकल के आ रहा है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस R बाई L, इसका होल स्क्वायर। इतना आ रहा होगा यह। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन भी ठीक है, देख लो। ये सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज है। सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज, और जिसकी रेडियस r है। और तुम्हें करना क्या है कि यहां से ना r0 डिस्टेंस पे ये प्लेन बना। ये प्लेन एक्चुअल में एक सर्किल टाइप का बनेगा, अगर तुम देखोगे तो ये इस सर्किल टाइप का बनेगा। तो तुम्हें इसमें से फ्लक्स निकालना कितना होगा। ये सेंटर का, और इसमें जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी थी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो रो दे रही थी। सेंटर से r डिस्टेंस पे जो प्लेन बनेगा, जो एक्चुअल में एक सर्किल बनेगा, उससे तुम्हें फ्लक्स निकालना है कितना होगा। तो इसमें सबसे पहले देखो, सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज के केस में इनसाइड पॉइंट के लिए E की जो वैल्यू आती है वो आती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R क्यूब इंटू स्मॉल r आती है। ये हो गया। अगर मैं Q को रो इंटू 4/3 पाई R क्यूब से रिप्लेस कर दूं, ये हो जाएगा। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू 4/3 पाई R क्यूब से रिप्लेस कर दूं, तो आप E का फॉर्मूला अगर देखोगे तो E का फॉर्मूला आ रहा होगा रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन। तो मैं इस रिलेशन को यूज करूंगा। क्वेश्चन पहले अच्छे तरीके से समझ लो। एक सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज है, रेडियस कैपिटल R है, सेंटर से r0 डिस्टेंस पे, सेंटर से r0 डिस्टेंस पे जो भी आपको प्लेन मिल रहा है, जो एक सर्किल के फॉर्म में मिलेगा, उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना था। तो मैंने आपसे कहा इनसाइड किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन को तुम इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब फिगर देखना तब समझ में आएगा।
जैसे आप ये देखो, ये है, ये बना, यहां से फ्लक्स निकालना था, ये आर नॉट था। अब मैं एक काम करता हूं, इस सर्किल के अंदर भी एक छोटी सी स्ट्रिप ले लेता हूं, ये ना ऐसे ले ली बेटा, और ये डिस्टेंस मान लो आर है, और ये एंगल मान लो थीटा है। पहली बात तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर को आएगा, देखो ई की वैल्यू होगी रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अब ये एंगल भी थीटा होगा। अब मैंने ई के दो कंपोनेंट कर दिए, एक इधर को और एक इधर को। ई साइन थीटा और ई कॉस थीटा। अब आप ये देखो कि जो ई साइन थीटा कंपोनेंट है वो तो हमारे ये वाले सर्किल के टेंजेंशियल आएगा। आप देखना ई साइन थीटा बिल्कुल टेंजेंशियल होगा, जहां से हमें फ्लक्स निकालना था उसके बिल्कुल टेंजेंशियल होगा। इसका मतलब इसका फ्लक्स तो हो जाएगा जीरो। और ये जो ई कॉस थीटा है वो आप देखो मेरे ये वाले एरिया के जो छोटा सा एलिमेंट मैंने लिया हुआ है, और इसका एरिया मान लो डीएस मान लेता हूं मैं, ठीक है, इसका एरिया मान लेता हूं डीएस मान लेता हूं। तो ये परपेंडिकुलर टू डीएस होगा। इसका मतलब जो छोटा सा फ्लक्स होगा वो सीधे सीधे ई कॉस थीटा इंटू डीएस होगा। और ई को मैं लिख लेता हूं रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। और इसमें से देखो आर कॉस थीटा को आप आर नॉट भी लिख सकते हैं। देखो आप देखो ना, आर कॉस थीटा कितना आ रहा है, देखो ये आर और ये कॉस थीटा, इसका मैं आर नॉट लिख सकता हूं। तो ये आ गया रो आर नॉट अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू डीएस। ये तो छोटा सा फ्लक्स आ गया। तो अगर मुझे बड़ा फ्लक्स निकालना है तो मैं डी फाई को इंटीग्रेट कर दूंगा। लेकिन डी फाई के इंटीग्रेशन में तुम देखो रो आर नॉट 3 और एप्सिलॉन नॉट सब कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये तो बाहर आ जाएंगे, रो आर नॉट 3 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डीएस हो जाएगा। और इंटीग्रेशन डीएस का मतलब एक तरीके से एरिया हो गया। लेकिन वो किस सर्किल का एरिया होगा बताओ, आप ये बताओ, वो इस वाले सर्किल का एरिया होगा ना, ये वाले सर्किल का। ये वाले सर्किल का एरिया होगा, ध्यान रखना बेटा। जो है ये पूरे सर्किल का ये एरिया हमने एस लिखना है। अब सिंपल है, बस हो गया। देखो अब उसका एरिया और बता देता हूँ कैसे निकालोगे। जैसे ये था, ये सर्किल बना था। अब आप देखो ये आर नॉट है और ये कैपिटल आर है। इसका मतलब ये वाली जो साइड है इसको चलो मैं एक्स कह देता हूँ।
वो आ गई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर नॉट का स्क्वायर। ये तो एक्स आ गया। और एक बात बताओ, इस पूरे सर्किल का एरिया कितना हो जाएगा जो हमें निकालना था, एस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इतना पुट कर लोगे। ये इस वाले क्वेश्चन को भी सही तरीके से देख लेना, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें कुछ ऐसे दिया हुआ बेटा, जैसे ना यहाँ पे ये इनफाइनेटली लॉन्ग, ठीक है, इनफाइनेटली लॉन्ग एक वायर है जिसमें चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा दिया हुआ है, और यहाँ भी एक इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है जिसमें चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा दिया हुआ है, और ये वाली डिस्टेंस एल दे रखी है। अब तुम्हें सिमेट्री प्लेन मतलब इसमें तुम्हें ई की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब आप ये देखो कि अगर मैं मान लो बिल्कुल सेंटर पे देखूंगा ना, अगर बिल्कुल सेंटर पे देखूंगा तो सेंटर पे दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट होगा। क्यों? दोनों पे दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट होगा, तो इसका मतलब यहां पे ई की वैल्यू 0 होगी। मतलब ये ई एट सेंटर आ गया। और अगर मैं इनफाइनाइट पे जाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है, इनफाइनाइट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो 0 और 0 के बीच में ऑब्वियस सी बात है एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी। क्यों? 0 और 0 के बीच में एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो उसको जरा देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। कि मान लो सपोज करो यहां से x डिस्टेंस पे निकालता हूं, ये l/2 है। इसका मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है r, वो हो जाएगी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4 आ जाएगी। उसके बाद ये लैम्डा का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, वो इधर को आएगा बेटा, ई ई लैम्डा कह देता हूँ चलो। और तुम जानते हो कि ई लैम्डा की वैल्यू होती है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अवे फ्रॉम द लाइन चार्ज होगा, ध्यान रखना बेटा, जो है अवे फ्रॉम द लाइन चार्ज होगा। और इसी टाइप से तुम इसको अगर देखोगे तो इसका भी ई लैम्डा इधर को आएगा। और अगर मैं इस एंगल को थीटा कहूं तो तुम्हें ये एंगल भी थीटा दिख रहा होगा। इसका मतलब जो नेट आएगा ई, वो आ जाएगा 2 ई लैम्डा कॉस थीटा आ जाएगा। क्यों? फाइनली जो ई आएगा नेट क्या आएगा, 2 ई लैम्डा कॉस थीटा आएगा। ई की जो वैल्यू आई वो आई 2 ई लैम्डा कॉस थीटा। अब मैंने तुमसे कहा ई लैम्डा कितना लिखोगे, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर कितना लिखोगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4। और फिगर में जरा देखना कॉस थीटा कितना लिखोगे। फिगर में अगर देखोगे तो कॉस थीटा आएगा एक्स अपॉन आर। क्यों? एक्स अपॉन आर, तो ये आएगा एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4। ये आ गया। सो फाइनली तुमने देखा जो ई आया
ये अल्टीमेटली फंक्शन ऑफ एक्स आ गया। अब तुमने ई को मैक्सिमम करना था, क्यों? ई को मैक्सिमम करना था, इसका मतलब डी ई अपॉन डी एक्स को 0 पुट कर दे। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। दोनों वायर्स के बिल्कुल सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इक्वल एंड अपोजिट होंगे। और इंफिनिटी पे जाओगे तो फर्दर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो 0 और 0 के बीच में कहीं पे एक वैल्यू क्या आती है? मैक्सिमम आती है। तो सबसे पहले आपने एक्स डिस्टेंस पे निकाला और लास्ट में डी ई अपॉन डी एक्स को क्या कर दिया? 0 पुट कर दिया। वहां से तुम्हें ई की मैक्सिमम वैल्यू। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। ये ना इस टाइप से इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर टाइप का है। इनफाइनाइटली लॉन्ग हॉलो सिलेंडर टाइप का है। हॉलो सिलेंडर टाइप का। एक तो ये आ गया। दूसरा, इसकी सरफेस में, जैसे अगर ये फाई एंगल हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी वो रो नॉट कॉस फाई, ये कुछ दे रखी है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले कुछ किया हुआ है। ये हो गया। तो तुम्हें एक्सिस में कहता है जो है, तुम्हें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे निकालना है बेटा जो है। एक बार दोबारा देख लो पूरा क्वेश्चन। इन्फिनिटी लॉन्ग सिलिंड्रिकल सरफेस ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन is uniformly charged lengthwise with the surface density sigma equal to sigma naught cos phi, where phi is the polar angle of the cylindrical coordinate system whose z-axis coincides with the axis of the given surface. Find the magnitude and direction of the electric field strength vector on the z-axis. तो मैं इसको ले रहा हूँ x-axis, इसको ले रहा हूँ y-axis। अब सुनो, सिग्मा cos phi का फंक्शन है, होने को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। और कॉस पाई तुम जानते हो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस होता है और सेकंड और थर्ड में माइनस होता है। तो इसका मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे होगा, यहाँ तो प्लस होगा और यहाँ फिर माइनस होगा। लेकिन ये सिलेंडर टाइप का है बेटा, ध्यान रखना। दूसरी बात, अब मैं यहाँ पे मान लो एक डी फाई की स्ट्रिप ले लेता हूँ। तो इसमें ये वाली जो लेंथ होगी, ये आर डी फाई होगी ना। ये तो लेंथ हो गई आर डी फाई। अब मैं परपेंडिकुलर टू सिलेंडर यूनिट लेंथ ले रहा हूं। परपेंडिकुलर टू सिलेंडर इसको मैं यूनिट लेंथ ले रहा हूं। इसका मतलब एरिया कितना आ गया उसका, अगर तुम देखोगे ना तो ये कुछ ऐसे बनेगा बेटा, ये इस टाइप से जो है। ये मान के चलो ये हो गया, जैसे ये तो हो गया 1 और ये हो गया आर डी फाई, इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा बताओ जो है, आर डी फाई इंटू 1, और
यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ये है, ठीक है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी ये है, तो इसका मतलब इसमें डी क्यू कितना होगा, डी क्यू होगा सिग्मा इंटू डी ए होगा। लेकिन ये तुमने यूनिट लेंथ के लिए चार्ज लिया है, नहीं है, यूनिट लेंथ के लिए चार्ज लिया हुआ है, तो इसका मतलब इसको मैं लैम्डा भी कह सकता हूं, चार्ज पर यूनिट लेंथ। आई थिंक पॉइंट समझ में आ गया होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ ये हो गया। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इधर को आएगा, डीई, और वो बाय द वे डीई कितना होगा, डीई की वैल्यू होगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। स्मॉल आर होता है, लेकिन यहाँ पे स्मॉल आर एक्चुअल में कैपिटल आर होगा। ये हो गया। अब इस डी के तुमने दो कंपोनेंट कर लिए, जैसे ये फाई था तो ये भी फाई था, तो इधर को आ जाएगा डीई एक्स, जो डीई कॉस फाई होगा, और इधर को आ जाएगा डीई वाई, जो डीई साइन फाई होगा। क्यों? अब तुम डीई एक्स और डीई वाई को इंटीग्रेट कर दो, फाई इक्वल टू 0 डिग्री टू 360 डिग्री, तो तुम्हें ई एक्स और ई वाई पता चल जाएंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? तुम डीई एक्स और डीई वाई इन दोनों को इंटीग्रेट कर दो, और लिमिट्स रख देना 0 डिग्री टू 360 डिग्री। तो यहां से तुम्हारा ई एक्स की वैल्यू आ जाएगी और ई वाई की वैल्यू भी आ जाएगी। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आया है, लेकिन वहां पर सर्किल होता था बेटा जो है, और यहाँ पे हॉलो सिलेंडर है, तो ई वाई तुम देखोगे तो ये 0 आ जाएगा, और जो भी ई एक्स की वैल्यू आएगी वही इसका आंसर होगा। और तुम्हें फिगर में ही दिख रहा होगा कि वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आएगा ना, नेगेटिव एक्स में आएगा, तो इस टाइप का आंसर आ जाएगा। देखो ये है, ये हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप, ये हो गया क्या। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये हॉलो सिलेंडर है और जिसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी थी सिग्मा नॉट कॉस फाई। तो सबसे पहले आप यूनिट लेंथ के लिए लेमडा निकाल लो, और उसके बाद उसका फील्ड निकालो सेंटर पे, सेंटर पे निकालना था बेटा, ध्यान रखना। उसका फील्ड कहीं पे एक्सिस पे निकाल लो तुम, और उसके दो कंपोनेंट कर लो, एक्स और वाई। वाई को इंटीग्रेट करोगे तो 0 आएगा, और एक्स को इंटीग्रेट करके जो भी आंसर आएगा वही रिजल्ट होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड ना केवल एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कर रहा है, ऐसे। और तुम्हें एक स्फीयर से फ्लक्स निकालना है जिसकी रेडियस आर है और जिसका सेंटर ओरिजिन पे है। क्वेश्चन दोबारा देख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कर रहा है। तुम्हें एक स्फीयर से फ्लक्स निकालना है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस आर है, तो तुम क्या करो देखो। जैसे मान लो ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, और ये इसकी रेडियस आर है। अब मान लो मैंने तुमने एक छोटा सा कोई पोर्शन यहाँ पे ले लिया पी, जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है। तो सबसे पहली बात तो देखो क्या है, आर की जो वैल्यू होगी वो अंडर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया। एक तो ये हो गया। दूसरी बात, इस जगह पे अगर मैं ये ध्यान से देखना बेटा, ये क्या है जो है देखना, यहां पे मैं एन कैप निकालू मान लो, ठीक है ना। इस जगह पे अगर मैं एन कैप निकालूं, मतलब एक यूनिट वेक्टर है जो सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो उसको मैं ये भी कर सकता हूं कि ये जो आर वेक्टर है, उसको मैं आर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड भी कर सकता हूं। ये ध्यान रखना, एन कैप को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो एन कैप को मैं लिख सकता हूं, आर वेक्टर को मैं रेडियस से डिवाइड कर दूं, एक तरीके से ये हो गया ना, आर वेक्टर को मैं रेडियस से डिवाइड कर दूं तो ये हो गया। अब आर वेक्टर कितना हो गया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन आर कर दे रहा हूं। आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। तीसरी बात, अब यहां पे मान लो मैं एक छोटा सा एरिया डी एस लेता हूं, ध्यान से देखना बेटा जो है, छोटा सा एरिया डी एस लेता हूं, तो इसका मतलब मैं डी एस वेक्टर को डी एस इंटू एन कैप कह सकता हूं। समझ में ना, यहाँ पे डीएस वेक्टर को मैं क्या कह सकता हूँ, डीएस इंटू एन कैप। इसका मतलब ये हो गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन आर इंटू डीएस आ गया। अब इतने छोटे से एरिया से अगर मैं छोटा सा फ्लक्स निकालूं, अगर मैं छोटा सा फ्लक्स निकालूं तो वो देखो वो कितना आएगा, डी5, वो आएगा ई डॉट डी एस। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूं, देखो ये तो ई वेक्टर है बेटा, ये ई वेक्टर है और ये डीएस वेक्टर है। तो जरा ध्यान से देखो, ई डॉट डी एस क्या होगा, हाँ बेटा जो है ई डॉट डी एस देखना, ए अपॉन आर इंटू डी एस, एक तो ये आया ए अपॉन आर इंटू डी एस, एक तो ये आया। अंदर क्या है देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ रहा है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो ये आ गया ए बाई आर इंटू डी एस आ गया, ये छोटा सा फ्लक्स आ गया। अब अगर तुम्हें पूरे स्पेयर से फ्लक्स निकालना है तो डी5 को इंटीग्रेट कर देना, और जब तुम डी5 को इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें देखो ए और आर दोनों के दोनों कांस्टेंट आ रहे होंगे, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा ए बाई आर इंटीग्रेशन डीएस, और जब आप पूरा इंटीग्रेशन डीएस करोगे तो फिर ये स्फीयर का एरिया आ जाएगा ना 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। फिर पूरे स्फीयर का एरिया आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ये कितना आ गया देखो, 4 पाई आर ए, ये आ गया, ये आंसर आ गया फ्लक्स। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कर रहा है, और तुम्हें एक स्फीयर से फ्लक्स निकालना है जिसका सेंटर तो ओरिजिन पे है और जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। तो मैंने कोई एक जनरल पॉइंट पी लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई और जेड लिए, वहां पे सबसे पहले मैंने एन कैप निकाला, और एन कैप था आर वेक्टर अपॉन रेडियस।
फिर वहां पे मैंने डी एस वैक्टर निकाला, तो डी एस वैक्टर हो गया डी एस इंटू एन कैप। फिर उस डी एस वैक्टर से छोटा सा फ्लक्स निकाला, छोटा सा फ्लक्स निकाला ई डॉट डी एस से, तो वो निकल के आया ए बाई आर इंटू डी एस निकल के आया। तो मेरे को अगर पूरे स्पेयर से निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करूंगा, इसमें ए और आर तो कांस्टेंट आ जाएंगे, तो सिर्फ तुम्हें डीएस को इंटीग्रेट करना होगा। और जब तुम डीएस को पूरे स्पेयर के लिए इंटीग्रेट करोगे तो वो 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी तुमने काफी किया होगा। जैसे एक स्फीयर है और इसमें जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, वो कांस्टेंट नहीं है, वो फंक्शन ऑफ स्मॉल आर है। अच्छा, इसकी रेडियस कैपिटल आर दे रखी है, और स्मॉल आर तुम जानती हो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर होती है, और ये बाय द वे दे रखी है रो नॉट 1 माइनस आर अपॉन कैपिटल आर। इस टाइप के क्वेश्चंस काफी तुमने देखे होंगे। तो तुम्हें एक तो इनसाइड पॉइंट्स के लिए और आउटसाइड पॉइंट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस टाइप का क्वेश्चन तो तुमने काफी किया होगा, और साथ में फिर ई की मैक्सिमम वैल्यू भी पूछ रखी है, कहाँ पे होगी, कितनी होगी, वो सब कह। तो इस टाइप के क्वेश्चन में तुम जानते होगे हमारे पास ई का केवल एक ही फॉर्मूला होता है, बस हो गया के क्यू इन अपॉन आर स्क्वायर, बस ये होता है कि यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ध्यान रखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, के की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इन जो आता है वो तुम जानते होगे इंटीग्रेशन से आता है, बिकॉज रो की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। क्यों रो की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है? और वो कैसे निकल के आता है? इंटीग्रेशन डी क्यू, और इंटीग्रेशन डी क्यू कैसे निकल के आता है? इंटीग्रेशन रो एट आर इंटू छोटा सा वॉल्यूम एट आर। इस टाइप से कुछ करते हो आप। और छोटा सा वॉल्यूम एट आर कैसे निकालते हो तुम? छोटा सा वॉल्यूम एट आर तुम निकालते हो यहां से आर डिस्टेंस पे गए और डी आर की स्टिप ली, तो इसका मतलब इस जगह पे छोटा सा वॉल्यूम एट आर, इसको लिखते हो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, ये करते हो। और उसके बाद सिंपल है, इनसाइड पॉइंट्स अगर कहीं पर लिखना है तो जो लिमिट्स लगाओगे वो 0 टू स्मॉल आर लिखोगे। इनसाइड पॉइंट्स पे लिमिट लिखोगे 0 टू स्मॉल आर, क्यू निकालने के लिए ध्यान रखना। और आउटसाइड पॉइंट्स के लिए तुम फिर 0 टू कैपिटल आर लिख देते हो ना। ये मैं फॉर क्यू इन कह रहा हूँ, ध्यान रखना बेटा, जो है फॉर क्यू इन। तो यहां से तुम्हें ई इन एंड ई आउट, इसके एक्सप्रेशंस निकल जाएंगे। एक बार दोबारा सुन लो।
ऐसी किसी भी सिचुएशन में जो हम ई निकालते हैं उसका एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं, के क्यू इन अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। अब क्यू इन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो इंटीग्रेशन से निकलता है क्योंकि रो की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। और वो इंटीग्रेशन से कैसे निकलेगा? आर डिस्टेंस पे जो डेंसिटी है इनटू छोटा सा वॉल्यूम एट आर, और छोटा सा वॉल्यूम एट आर कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। और फिर मैंने तुमसे कहा इनसाइड पॉइंट्स के लिए हम जो लिमिट रखेंगे वो 0 टू स्मॉल आर रखेंगे, और आउटसाइड पॉइंट्स के लिए क्यू इन निकालने के लिए हम जो लिमिट रखेंगे 0 टू कैपिटल आर रख देंगे। ये कर, अब चलते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई। तो आप जो एक्सप्रेशंस फाइनली निकल के आए ना उनको गौर करो बेटा। इनसाइड पॉइंट का तो ये आ गया, और आउटसाइड पॉइंट का ये आ गया। तो इसमें तुम देखो E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब R के साथ E कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है, कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस। पॉइंट समझ में आ रहा है बेटा क्या कह रहा हूं मैं? जो है अगर तुम आउटसाइड वाले फॉर्मूले को देखोगे तो E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब E कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है बाहर वाले पॉइंट पे। तो बाहर तो कहीं मैक्सिमम वैल्यू हो नहीं सकती है, इसका मतलब अंदर वाले पॉइंट पे कहीं पे मैक्सिमम वैल्यू होगी, बस हो गया, यहाँ कहीं मैक्सिमम होगी। और फिर मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करोगे बताओ? जो इस वाले फॉर्मूले को डी ई अपॉन डी आर, इसको जीरो करके निकाल लेना कहाँ पे होगी, बस हो गया। तो तुम्हारी यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगी, और ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो आई थिंक मैक्सिमम वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि बाहर वाले पॉइंट्स पे ई कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है, तो बाहर तो किसी पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू हो नहीं सकती है। तो इसका मतलब जो इनसाइड वाला फॉर्मूला है अंदर ही कहीं पे मैक्सिमम वैल्यू है, तो उस वाले फॉर्मूले को डी ई अपॉन डी आर को जीरो पुट करके वहां से निकालना। तो ये हमारा वीडियो हुआ कंप्लीट, और अगले लेक्चर में हम लोग कुछ और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रॉब्लम्स लेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड डे।